Assalamu alaikum students. Welcome to the biology class. This is Shmail Ahmed, lecturer botany. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 26 जो कि है सब मेजर इकोसिस्टम के नाम से, और आज इस सिलसिले में हम पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमारे आज के लेक्चर के कुछ टॉपिक्स कुछ यूं हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। उसके बाद हम डिफरेंस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे क्लाइमेट और वेदर में। हमारा थर्ड पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, और लास्ट में आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्क्राइब करेंगे दैट विल बी एक्वाटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। इससे पिछले चैप्टर में जो कि चैप्टर नंबर 25 मैम सईदा बानो ने जो लेक्चर डिलीवर किया था आपको, उसमें इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों की डेफिनेशन और दोनों के पॉइंट्स को मैम ने बहुत डिटेल से बताया था। मैं उसको दोबारा से यहाँ पे डिस्क्राइब किए देती हूँ। इकोलॉजी का सबसे अहम जो पार्ट होता है दैट इज द इकोसिस्टम विच इज अ मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होगा, फर्स्ट इज द इको एंड सेकेंड इज सिस्टम। इसमें जो पहला पार्ट है इको, वो इन्वायरमेंट या सराउंडिंग को इंडिकेट करता है, जबकि सिस्टम जो है वो कलेक्शन है रिलेटेड पार्ट्स दैट आर फंक्शन एज अ यूनिट। तो दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके जो हम डेफिनेशन बनाएंगे वो कुछ यूं होगी। एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरमेंट इंटरेक्टिंग एज अ सिस्टम। सो बेसिकली इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं या कुछ सब्सटेंसेस का या केमिकल्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो कलेक्टिवली जो सिस्टम एस्टैब्लिश करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। इस टॉपिक का जिक्र आगे डिटेल से फिर दोबारा आएगा। यहाँ पे मैं कुछ ब्रीफली डिस्क्राइब किए दूं कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन सी हैं। बेसिकली इकोसिस्टम की दो टाइप्स होंगी, एक वो जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम है विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड इकोसिस्टम, वेल द सेकेंड टाइप इज नेचुरल इकोसिस्टम। लाइफ पे जब से इस प्लैनेट अर्थ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस है तब से एक नेचुरली डेवलप इकोसिस्टम इस प्लैनेट अर्थ पे मौजूद है, उसको हम नेचुरल कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। नेचुरल इकोसिस्टम, और इस चैप्टर में भी हम जो मेनली फोकस करेंगे वो हम नेचुरल काइंड ऑफ इकोसिस्टम के ऊपर ही फोकस करेंगे। नेचुरल इकोसिस्टम को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर दो ही रीजन्स मौजूद है मेनली, एक वाटर है और दूसरा इसके ऊपर लैंड है। तो जो वाटर पे कंप्राइज कर रहा है तमाम इकोसिस्टम, या वहां लिविंग और नॉन लिविंग का जो इंटरेक्शन का सिस्टम मौजूद होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एक्वाटिक इकोसिस्टम। और जो लैंड का पोर्शन है जो अप्रोक्सीमेटली 30 to 32% बनता है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाएगा। इस चैप्टर के अंदर हम टेरेस्ट्रियल को मजीद क्लासिफाई करके अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर उसको डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की डिटेल डिस्कस करेंगे। एक्वाटिक इकोसिस्टम जो कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 70 to 72% है, कहीं पे 75% भी मेंशन किया गया है। ये दो मेन टाइप्स का होता है, एक सॉल्टी वाटर पे मुश्तमिल होगा और दूसरी जो कैटेगरी है वो फ्रेश वाटर की होगी। सॉल्टी वाटर कंटेन करने वाले रिजर्वायर को हम मेरीन इकोसिस्टम का नाम भी देते हैं, जबकि जिसमें ओशन और सी ज्यादातर इंक्लूड होंगे, वाइल द रेस्ट ऑफ द वन जो कि वाटर रिजर्वायर जिसमें लेक है, जिसमें स्ट्रीम्स हैं, कैनाल्स हैं और रिवर भी इसमें शामिल है, ये मिलकर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बनाता है। इस स्लाइड में कुछ पिक्चर्स आपको दी गई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, कहीं पे माउंटेनस रीजन है, कहीं पे आपको वाटर का सारा जो वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं। तो ये कलेक्टिवली दोनों की एग्जांपल है, दैट इज फ्रेश वाटर एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ विच इज क्लाइमेट एंड वेदर। इस चैप्टर में क्लाइमेट और वेदर को मेनली डिस्क्राइब करने का जो पर्पस था वो ये था कि जी किसी भी एक इकोसिस्टम को क्लासिफाई करने में जो सबसे अहम बेस बनती है वो वहाँ का क्लाइमेट होता है। यानी क्लाइमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस जिसके ये फैक्टर है जिसकी बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि कैसे एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से डिफर हो सकता है। तो बेसिकली स्टूडेंट क्या करते हैं, इससे मिलती जुलती एक टर्म होती है जिसको हम वेदर या क्लाइमेट कहते हैं, वेदर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, जो कि बुक में भी एक बहुत अहम क्वेश्चन के तौर पे दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेदर किसे कहते हैं।
वेदर बेसिकली जैसे मैं आज कॉमनली हम एग्जांपल लेते हैं कि आज की अगर मैं वेदर की बात करूं तो हम कहेंगे कि जो चिश्तिया में आज का वेदर, टुडे वेदर इज सनी, यानी आज बहुत गर्म मौसम है, सनलाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, गर्मी की शिद्दत ज्यादा है। तो ये चूंकि मैं आज की सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी तरह अगर मॉर्निंग में आप पूछेंगे तो थोड़ा वेदर की कंडीशन चेंज होगी, नाइट में जाके चेंज हो जाएगी। तो जो घंटों में के वक्फे से या फिर दिनों के वक्फे से जो सिचुएशन चेंज हो रही होती है, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, विंड की स्पीड की, तो वो कलेक्टिवली जो टर्म उसके लिए यूज करते हैं वो हम वेदर की टर्म यूज करेंगे। तो डिफाइनिंग टर्म जो है उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज अ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, जो कि घंटों से या डेज के इंटरवल से फ्लक्स चेंज हो रही होती है, जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, विंड की स्पीड चेंज हो रही है, क्लाउड कवर है और प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल भी चेंज हो रहा होता है, तो उसको हम वेदर का नाम देते हैं। जबकि दूसरी जो टर्म है क्लाइमेट, वो ओवरऑल ईयर की जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही होती है वेदर की किसी एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर, उसको हम क्लाइमेट का नाम देते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक नॉर्मली अगर हम इसके क्लाइमेट की ओवरऑल बात करें तो कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो वार्म क्लाइमेट के अंदर आता है। जबकि हम पोलर कंट्रीज की बात करें जो बहुत ठंडे इलाके हैं तो वहां हम कहते हैं कि वहां कोल्डर क्लाइमेट है। लिहाजा ये जो सिचुएशन है वहां के वेदर की जो साला साल पे मुश्तमिल होती है, जो साला साल एक ही तरह की जो सिचुएशन उसमें आ रही होती है वेदर की सिचुएशन, उसको हम क्लाइमेट का नाम देते हैं। तो होप सो आप दोनों जो टर्म्स है उसमें क्लियरली डिफरेंशिएट अब कर सकते हैं कि क्लाइमेट और वेदर दीज आर नॉट द सेम टर्म्स, बट दोनों मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज अबाउट द एक्वाटिक इकोसिस्टम, या जिसको हम हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम का नाम भी देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन किए देते हैं कि जी एक्वाटिक या हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम बेसिकली है क्या। लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वाटर मीडियम के अंदर सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं या वहां भी उनका जो इंटरेक्शन पाया जाता है वाटर मीडियम के अंदर, दैट सिंपली सेड टू बी द एक्वाटिक इकोसिस्टम, चाहे वो सॉल्ट वाटर हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो। सो दिस इज कलेक्टिवली सेड टू बी द एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जैसे मैंने प्रीवियसली जब हम उसकी टाइप्स को डिस्क्राइब करे थे वहां पे भी मेंशन किया था कि जी एक्वाटिक इकोसिस्टम दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। वन इज फ्रेश वाटर जो कि अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1% होगा अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, और जो सॉल्ट वाटर है जिसको हम मेरीन इकोसिस्टम का नाम भी देते हैं, जिसमें सी और ओशन इंक्लूड होंगे, विच कंप्राइज अप्रोक्सीमेटली 71%। हमने यहाँ पे जो सबसे पहले डिस्क्राइब करना है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, अब हम ओवरऑल प्रॉपर्टीज का जिक्र करेंगे कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उनको थोड़ा सा डिटेल से डिस्क्राइब किए देते हैं। सबसे पहले टोटल यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज का जिक्र आपकी बुक में किया गया है। पहली प्रॉपर्टी टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अगर हम इसको लैंड से कंपेयर करें तो लैंड पे चूंकि विंड की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है फ्रीक्वेंटली, तो वहां पे जो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा होता है, फ्रीक्वेंटली उसके अंदर चेंजिंग हो रही होती है। तो लेकिन अगर हम वाटर मीडियम के अंदर उस टेम्परेचर फैक्टर की बात करें तो वो उतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा होता जितना लैंड के ऊपर है। तो वहां पे एक मॉडरेट सी कंडीशन रहती है टेम्परेचर की, और यही मॉडरेट कंडीशन जो है वो वहां पे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्पफुल होगी अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है एक्वाटिक इकोसिस्टम में वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑल्सो टू कैटेगराइज द जोन, या वहां पे जो एनिमल और प्लांट लाइफ है उनकी जो कैटेगरीज बनती हैं उनमें भी एक बहुत अहम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। वहां की प्रोडक्टिविटी को डिटरमिन करने के लिए भी एक बहुत अहम फैक्टर है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी में एज वी नो वेरी वेल कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है एनर्जी का दैट इज अ सनलाइट। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए या एक्वाटिक एनवायरमेंट में भी डेफिनेटली वही सोर्स होगा, लेकिन ये जो सनलाइट है इसको डायरेक्टली यूटिलाइज करना, इसकी जो पेनिट्रेशन है वो वाटर मीडियम के अंदर डिफरेंट जोन में डिफरेंट होती है। यानी अगर आप ओपन वाटर की अपर लेयर की बात करेंगे वहां पेनिट्रेशन डिफरेंट होगी, डीपर लेयर की बात करेंगे वहां डिफरेंट होगी, और एक जोन ऐसा भी आता है कि जहां पे बिल्कुल भी लाइट पेनिट्रेट नहीं करती अगर हम बहुत ज्यादा ओशन की डेप्थ की बात करते हैं तो इस हिसाब से जैसे जैसे लाइट पेनिट्रेट करिए तो उसमें डिफरेंट जोन्स बन रहे होते हैं। लिहाजा इसी एक फैक्टर को हम यूटिलाइज करेंगे या यूटिलाइज किया जाता है उसको मजीद कैटेगराइज करने के लिए। तो जैसे लाइट इंटेंसिटी की यानी लाइट की पेनिट्रेशन चेंज होगी उसके साथ साथ वहां की एनिमल लाइफ और वहां की जो ओवरऑल कंज्यूमर्स हैं वो भी उस हिसाब से वेरी कर रहे होंगे।
थर्ड जो हमारे पास फैक्टर है वो न्यूट्रिएंट्स का फैक्टर है, क्योंकि अपर रीजन के ऊपर लाइट की पेनिट्रेशन ज्यादा होती है, लिहाजा वहां ज्यादातर प्रोड्यूसर्स मौजूद होंगे। लेकिन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बॉटम रीजन के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे कंज्यूमर्स की तादाद ज्यादा है और डेड जो मटेरियल है वो सारा वहीं पर इकट्ठा होगा। सो डेफिनेटली डिकम्पोज्ड मटेरियल के बाद जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी बॉटम रीजन के अंदर ज्यादा होंगी। सो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई इनर रीजन के अंदर ज्यादा होती है। फोर्थ फैक्टर एंड द लास्ट फैक्टर जो प्रॉपर्टी है एक्वाटिक इकोसिस्टम की, वो है अबंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। ये प्रॉपर्टी कंट्रास्ट में एक्सप्लेन की गई है लैंड इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो वहां पे वाटर एक बहुत अहम फैक्टर होता है कि जिसका मेंटेन करना या उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बनती है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन का भी है। लेकिन अगर हम इसके कंट्रास्ट में वाटर मीडियम की बात करें या एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्रोड्यूसर है चाहे वो कंज्यूमर है, प्लांट है एनिमल है, दोनों के लिए सराउंडिंग में पानी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पानी का शॉर्टेज इन ऑर्गेनिजम्स को नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे एक मैंने क्लिप लिया है आपकी बुक से, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है और ये हाईलाइटेड पॉइंट्स बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि विच आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, और डेफिनेशंस को मैंने कुछ यहाँ पे मार्क किया हुआ है। आप अपनी बुक पे, आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा कि आप अपनी बुक में भी इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स पिक करने में भी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट अगली जो स्लाइड है अगेन आपकी टेक्स्ट बुक से ही ली गई है। यहाँ पे स्लाइड को देने का दो मकसद थे। एक तो ये कि ताकि आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया जाए कि ओपन ओशन वाटर के अंदर जो है वो किस तरह ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे और बड़ी डाइवर्सिटी, मतलब वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे। दूसरा इसलिए भी यहाँ पे इसको मेंशन किया है क्योंकि जो एग्जाम्स में ज्यादातर आपके पेपर्स बनते हैं उसमें जो एमसीक्यूज मोस्टली वो जो फिग की डिस्क्रिप्शन दी जाती है वहां से भी मोस्टली पिक कर लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक्स के ऊपर और इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा कि दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन, जहां से कोई भी एग्जामिनर पेपर बनाते हुए कोई भी स्टेटमेंट पिक कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। जो टर्म प्रोडक्टिविटी है वो बेसिकली बायोमास को रिफ्लेक्ट करता है कि टोटल प्रोडक्शन वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म कितनी कर रहा है। अब प्रोडक्शन की जहां पे बात आती है डेफिनेटली हम प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे और प्रोड्यूसर जो फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे। अब फोटोसिंथेसिस दो मेन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी अगर हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमिन करना है या रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट पर एरिया डिटरमिन करना है तो वो दो फैक्टर से मालूम कर सकते हैं। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर यूज कर रहा है और उस प्रोसेस के रिजल्ट में वो कितनी ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है, तो इन दोनों की डिटर्मिनेशन जो है वो हमें प्रोडक्टिविटी के बारे में बताएगी। एक्वाटिक इकोसिस्टम में दो बहुत अहम फैक्टर होंगे, एक लाइट और दूसरा न्यूट्रिएंट, जो हर जोन के अंदर चेंज हो रहा है, लिहाजा हर जोन की प्रोडक्टिविटी इस हिसाब से डिफरेंट होगी। आगे हम 3 जोन को क्लासिफाई भी करेंगे तो उन तीनों जोन में डिफरेंट होगी उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी। अगेन यहाँ पे बुक की एक स्लाइड मेंशन की गई है, बुक से एक क्लिप लिया गया है जहां पे मेंशन किया है कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स। अब हम आएंगे अपने मेन पॉइंट की तरफ, विच इज अबाउट द फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक में साइज, डेप्थ के हिसाब से वेरिएशन डिफरेंट होगा, लेकिन मेनली जो है वो इसको 3 जोन के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो जो 3 जोन है उसमें पहला लिटोरल जोन है, दूसरा लिम्नेटिक और तीसरा जो इसमें प्रोफंडल जोन आएगा। तो हम 1 बाय 1 हर एक जोन को डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। बुक की एग्जैक्ट जो पूरी पॉइंट्स हैं उसको भी मैंने यहाँ क्लिप्स लेकर के ऐड किया हुआ है ताकि आप लोगों के लिए उसको समझना आसान हो। सबसे पहले जी यहाँ पे मैं डिफरेंस आपको क्लियर किए दूं कि तीनों जोन में डिफरेंस क्या होता है। ये जो शोर लाइन के नजदीक यानी किनारे के नजदीक या मट्टी के नजदीक आपको जो 2 जोन सराउंडिंग में नजर आ रहे होते हैं, किनारे के नजदीक वाला जोन जहां पे कुछ सैंड मौजूद होती है या कुछ हद तक सॉइल मौजूद होगी, साथ में वाटर मौजूद होगा, दिस जोन इज सेड टू बी द लिटोरल जोन, जो नियर शोर यानी किनारे के बिल्कुल साथ वाला जोन भी कहलाता है। पानी बहुत कम गहरा होता है यहाँ पे और सॉइल की अवेलेबिलिटी इतनी होती है कि वहां न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके, और कुछ प्लांट्स ऐसे यहाँ मौजूद होते हैं जो सिर्फ पार्शली या फुली सबमर्ज यानी या तो पूरे पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं या कुछ हद तक उनके लीफ ऊपर तैरते हुए नजर आ रहे होते हैं या उनकी सिर्फ रूट्स पानी के अंदर होती हैं। तो इस टाइप की प्लांट लाइफ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद आता है सेंटर वाला ओपन वाटर, बिल्कुल खुला जो सारा का सारा, जहां सराउंडिंग यानी किनारे से जैसे दूर जाते जाएंगे तो ओपन वाटर होगा, वहां 2 जोन बनते हैं।
उसमें एक जो ऊपर वाला अपर वाटर का पूरा जोन बनता है उसको हम लिम्नाटिक जोन कहते हैं, जहां लाइट पेनिट्रेशन इफेक्टिव हो रही होती है। यहाँ प्रोड्यूसर भी बहुत ज्यादा तादाद के अंदर होंगे, लेकिन उसके बाद बॉटम रीजन के नजदीक जाते हुए एक ऐसा जोन बनता है जहां लाइट की पेनिट्रेशन इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, कंज्यूमर्स की तादाद ज्यादा होगी, एनिमल्स की तादाद ज्यादा होगी, प्रोड्यूसर्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट की जो है वो इफेक्टिव पेनिट्रेशन नहीं होती, और इस जोन को हम प्रोफंडल जोन का नाम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद अब हम सबसे पहले जोन की बात करेंगे, एंड दैट जोन इज सेड टू बी द लिटोरल जोन। लिटोरल जोन में सबसे पहले लिटोरल जोन में ये बुक की ही एग्जैक्ट एक स्लाइड आपके सामने दी गई है, और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया है, तो सेम उन्हीं पॉइंट्स को मैं कुछ डिस्क्राइब करूंगी इस लिटोरल जोन में भी। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, तो ये किनारे के साथ साथ वाला जो जोन है यानी नियर शोर, उसको हम लिटोरल जोन का नाम देते हैं। पानी यहाँ बहुत कम गहरा होता है और लाइट बहुत अबंडेंट होती है, सॉइल मीडियम प्रोवाइड होगा जहां रूट्स पेनिट्रेट कर सकेंगी और वहां से सेडिमेंट यानी वहां से न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं प्लांट्स। अच्छा, यहाँ पे प्लांट लाइफ बहुत सफिशिएंट प्रेजेंट होती है, प्रोड्यूसर्स की तादाद ज्यादा है। कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं जिनमें वाटर लिलीज हैं, इंटायरली सबमर्ज, सबमर्ज होता है जो पानी में डूबे हुए होते हैं, तो इंटायरली जो पूरा का पूरा प्लांट यानी रूट स्टेम लीफ पानी में होगा, पार्सली सबमर्ज जिसका सिर्फ स्टेम रीजन तक जो है वो उसमें होगा, और फुल्ली सबमर्ज यानी ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो टर्म सबमर्ज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो पानी में डूबे हुए को हम कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें कुछ एल्गल कंपोनेंट्स होंगे जो कि अगेन प्रोड्यूसर्स में आते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के साथ यानी इन प्लांट्स के साथ साथ कुछ वहाँ पे ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं, उनको हम फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स का नाम भी देते हैं। इन ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिवली जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, दीज आर कॉल्ड प्लैंक्टन, जो इस जोन के अंदर अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। अब प्लैंक्टन की दो टाइप हैं, एक उसमें फाइटोप्लैंक्टन है और दूसरा उसमें ज़ूओप्लैंक्टन है। ये टर्म ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है। फाइटोप्लैंक्टन मीन्स ड्रिफ्टिंग प्लांट्स व्हाइल द ज़ूओप्लैंक्टन मीन्स ड्रिफ्टिंग एनिमल। ड्रिफ्टिंग प्लांट्स में जो कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं उनमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आ जाते हैं, बैक्टीरिया है और कुछ एल्गल कंपोनेंट्स हैं, जबकि ज़ूओप्लैंक्टन में प्रोटोजोन्स और टाइनी क्रस्टेशियंस शामिल हैं। इसी जोन के अंदर लिटोरल जोन में प्लांट्स के अलावा एनिमल की भी एक अच्छी पॉपुलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लिहाजा दोनों कैटेगरी दोनों एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं बुक के अंदर, वर्टिब्रेट की भी और इनवर्टिब्रेट की भी। कुछ इनवर्टिब्रेट में जो एनिमल इस जोन में शामिल होंगे उनमें स्मॉल क्रस्टेशियंस है, इंसेक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम एक्वाटिक इंसेक्ट्स भी कहते हैं, स्नेल, फ्लैटवर्म्स वगैरह, हाइड्रा, ये तमाम ऑर्गेनिज्म इनवर्टिब्रेट एनिमल के तौर पे, जबकि फ्रॉग, एक्वाटिक स्नेक्स और टर्टल वगैरह वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म के तौर पे जोन में मौजूद होते हैं। ये था लिटोरल जोन जो कि किनारे के साथ था। उसके बाद एक नेक्स्ट ओपन वाटर का जोन शुरू होता है जिसमें दो फर्दर जोन होंगे, एक उसमें लिम्नाटिक जोन होता है और दूसरा उसके बाद उसमें प्रोफंडल जोन होगा। अब हम बात करेंगे लिम्नाटिक जोन की। आपकी बुक से ही ये ली गई डायग्राम है, जहां जैसे जैसे हम किनारे से आगे की तरफ ओपन वाटर की तरफ मूव करते हैं, जो सरफेस का पूरा रीजन होता है जहां पे लाइट की पेनिट्रेशन इफेक्टिव हो रही होती है, लिहाजा वहां प्रोड्यूसर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो वो जो सेंटर में एक जोन बनता है जो पिछली डायग्राम में बड़ा क्लियर करके इंडिकेट किया हुआ था, दैट जोन इज सेड टू बी लिम्नाटिक जोन। लाइट की पेनिट्रेशन इफेक्टिव होती है। अगर हम वहां पे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां फाइटोप्लैंक्टन हैं, प्रोड्यूसर्स में साइनोबैक्टीरिया भी मौजूद होता है, जबकि एनिमल में वहां ज्यादातर प्रोटोजोन्स और क्रस्टेशियंस शामिल होंगे और कुछ हद तक वर्टिब्रेट कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाली फिश भी प्रेजेंट होंगी। लिम्नाटिक जोन के बाद इसी ओपन वाटर में एक और जोन प्रेजेंट होता है विच इज द लास्ट जोन सेड टू बी द प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन बॉटम रीजन के बहुत करीब का जोन होगा और यहाँ लाइट पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट कर सके, लिहाजा यहाँ पे ज्यादातर जो पॉपुलेशन होगी वो एनिमल की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई ज्यादा होगी, डेट्रिटिस जो है वो फीडर ज्यादा होंगे। डेट्रिटिस फीडर फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 12 में भी आपने डेट्रिटिवोर के बारे में पढ़ा होगा। तो डेट्रिटिवोर या डेट्रिटस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि अपर दोनों जोन से जो ऑर्गेनिजम्स के सारे मैटर्स बचे हुए होंगे उनके ऊपर फीड कर रहे होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म यहाँ ज्यादा होंगे। उसके अलावा डिकम्पोजर्स में फंजाई और बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स भी होंगे और कुछ हद तक फिश भी प्रेजेंट होगी। यहाँ पे मैंने कुछ लिंक दिए गए हैं इस एनिमेशन, यानी अगर आप एक्वाटिक इकोसिस्टम की एनिमेटेड फॉर्म में आप उसको देखना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए इन लिंक्स को आप अगर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा एनिमेटेड फॉर्म में इसको समझना।
आज का जो लेक्चर था वो आपका इंटायरली टेक्स्ट बुक से लिया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी कोड कर दिया। सो लास्ट इज अबाउट द असाइनमेंट। असाइनमेंट मैंने थोड़ी सी डिफरेंट की है आज के लेक्चर में टू चेक आउट योर कैपेबिलिटीज, कि आप लोग इस लेक्चर से जो जो चीजें आपने समझी हैं आप उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। तो ये आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है और कल लेक्चर टाइमिंग में आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सेंड करनी है, सो दैट कि हमें मालूम पड़े कि आप लोग इसमें इफेक्टिव काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वन। अपने घरों में रहें, महफूज रहें और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वन। अल्लाह हाफिज।